Good morning, students. Welcome to the class of Knowledge and Curriculum. Today, we shall start the second topic of our first unit, of which one part we have completed, that was schools as a source of knowledge. Today, we shall consider about society, ज्ञान के स्रोत के रूप में समाज। समाज शब्द से हम सब फेमिलियर है, हम सब जानते हैं क्या है, क्योंकि हम सब समाज में रहते हैं। मनुष्य कहा जाता है एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज के बिना नहीं रह सकता। शुरुआत होती है मनुष्य से, आदमी से। आदमी अपना परिवार बसाता है, उसका अपने घर के कुछ खास सदस्य होते हैं। जब बहुत सारे परिवार मिलते हैं तो वो एक खानदान, जैसे हम कहते हैं कि एक अपने ही वंशजों का जो कई सारे परिवार होते हैं जिन्हें खानदान कहा जाता है, उसका निर्माण करते हैं। और जब कई सारे खानदान मिलकर के रहते हैं तो उसे कहते हैं हम समुदाय। और कई सारे समुदाय मिलकर के समाज का निर्माण करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि समाज बड़ी इकाई है और उस समाज में मनुष्य सबसे छोटी इकाई है, जो कि उस समाज को एक अभिन्न सदस्य होने के साथ साथ उस समाज को एक स्वरूप भी प्रदान करता है। आगे हम बात करते हैं कि समाज के संदर्भ में समाज शब्द है वो संस्कृत के दो शब्दों सम एवं अज से बना है। सम का अर्थ है इकट्ठा और अज का अर्थ है साथ रहना। यानी जब कुछ लोग इकट्ठे होकर के साथ रहते हैं तो वो समाज बनता है। मनुष्य क्योंकि चिंतनशील है, मनुष्य क्योंकि बुद्धिमान है, बुद्धि रखता है, इसलिए समाज के संगठन का जो इतिहास है वो भी उतना ही पुराना है जितना कि मनुष्य का इतिहास स्वयं का है। समाज जब एक से अधिक लोग समुदायों में मिलकर रहने लगते हैं तो उस बड़े समूह को ही समाज कहा जाता है। एक समाज में बहुत सारे क्रियाकलाप करने वाले लोग होते हैं। मानवीय क्रियाकलापों में उनके आचरण, सामाजिक सुरक्षा और निर्वाह की ये सारी क्रियाएं वो करता है। और जब इन सब क्रियाओं को करते हुए वो एक निश्चित दिशा को प्राप्त करता है, एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करता है, तो उससे ही उसका समाज बनता है। यदि हम बात करें समाज के विशेषताओं की तो सबसे पहला, समाज स्थिर नहीं है, गतिशील है। कैसे? क्योंकि समाज में निरंतर बदलाव होते रहते हैं। आप देखिए, कोई भी समाज हम एक भौतिक रेखा खींच करके ये नहीं कह सकते कि ये एक समाज है। हम जैसे हमारी स्टेट बाउंड्रीज़ हैं, नेशनल बाउंड्रीज़ हैं, ऐसे कोई बाउंड्री नहीं है जिस बाउंड्री के आधार पे हम ये कह दें कि ये जो है ये एक समाज है, ये है दूसरा समाज है। परंतु हर समाज की कुछ विशेषताएं हैं जिसके कारण से वो दूसरे समाज से भिन्न है। चाहे वो भिन्नता है भाषा के आधार पे, चाहे वो भिन्नता है खान पान के आधार पे, या पहनने ओढ़ने के आधार पे, या रीति रिवाजों के आधार पे, या रंग रूप के आधार पे, जो उसकी आर्थिक क्रियाएं हैं उनके आधार पे। आधार कुछ भी हो सकता है, परंतु समाज में ये भिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं। और जब हम इतिहास के संदर्भ में बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि इतिहास एक सा नहीं रहता। मतलब हमेशा आप ये कहें कि पहले भी समाज वैसे ही था, आज भी समाज ऐसा ऐसा नहीं है ना। क्योंकि आप देखिए, जब मनुष्य आदि मानव था तब वो क्या करता है, आग जलाता है और वनों में रहता है, ठीक है, अपनी सुरक्षा के प्रति ज़्यादा सजग है। परंतु जैसे जैसे समय बदला, जैसे जैसे चीज़ें बदली,
तो समाज का स्वरूप भी बदला। तब क्या था, कुछ लोग झुंड में रहते थे, फिर धीरे धीरे झुंड बढ़ने लगे, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी, तो हर समाज अपने हित के लिए कार्य करने लगा, हर समाज अपने उत्थान के लिए कार्य करने लगा। तो हम ये आसानी से इस बात को समझा जा सकता है कि समाज स्थायी नहीं होता है। वो जैसे जैसे परिवर्तन हो रहे हैं, चाहे वो परिवर्तन तकनीकी के संदर्भ में, विज्ञान के संदर्भ में है या क्रियाओं के संदर्भ में है, जिन भी संदर्भों में है, जैसे जैसे परिवर्तन होंगे समाज में भी निरंतर बदलाव आता रहेगा, यानी समाज की मान्यताएं भी निरंतर बदलती जाती हैं। दूसरी बात, ये दूसरी विशेषता कि हर समाज का अपना उद्देश्य और परंपराएं हैं। समाज में जो लोग हैं वो उनका अनुसरण करते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे स्टेट बाउंड्री, नेशनल बाउंड्रीज़ की, अगर हम इन्हीं को उठा करके बात करें तो आप ये देखेंगे कि हर समाज का अपना उद्देश्य है, परंपराएं हैं। आप बात कर लीजिए इंडियन कल्चर की, वेस्टर्न कल्चर की, या फिर आप यूरोपियन कल्चर्स की, तो आप ये पाएंगे कि वहाँ के समाज के अपने उद्देश्य और परंपराएं हैं, और हमारे जो समाज है उसके अपने उद्देश्य और परंपराएं हैं। हमारे यहाँ जबकि नैतिकता और भाईचारे या फिर आप मानवता का ज़्यादा महत्व रहता है, तो वहाँ के समाज में विज्ञान का, तकनीकी का ज़्यादा महत्व रहता है। तो अंतर है, उद्देश्य के आधार पर अंतर है, और उसी आधार पर परंपराओं में भी अंतर है। और जब हम एक समाज में निवास करते हैं तो हमें नेचुरल बात है कि हमें उस समाज की जो भी परंपराएं हैं, जो भी उद्देश्य हैं, उनका अनुसरण करना होता है। ये संभव नहीं है कि आप भारत में रहते हुए वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके समाज के द्वारा आपको नकारा जाएगा, और हम क्योंकि सामाजिक प्राणी हैं, हम नहीं चाहते कि हमें समाज के द्वारा नकारा जाए। तो हम प्रयास क्या करते हैं, हम प्रयास ये करते हैं कि हम ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि समाज की मान्यताओं के विपरीत हो, समाज की परंपराओं के विपरीत हो, और हमें सहज रूप में हर कोई अपने समाज का सदस्य बनाते हुए, हमें साथ लेते हुए, और हम भी इस समाज का अंग बनते हुए सभी के साथ प्रेमव्रत रहते हुए अपने समय को बिताएं। तो हर समाज का अपना एक उद्देश्य होता है, परंपराएं होती हैं। तीसरी जो विशेषता है कि हर समाज की अपनी सांस्कृतिक विरासत होती है, और जो स्कूल्स हैं, जो विद्यालय हैं, या जो शिक्षा तंत्र है, वो इन सांस्कृतिक विरासतों को संप्रेषित करने में मदद करते हैं। यानी कि जो समाज है उसकी अपनी सांस्कृतिक विरासत होती है। बात करें हम भारतीय समाज की, तो हमारे यहाँ का जो कल्चर है वो उसमें कुछ त्योहार मुख्य हैं। हमारे यहाँ का जो कल्चर है उसमें बड़ों का सम्मान करें, आप झूठ नहीं बोलें, सदाचार का पालन करें, आध्यात्मिकता पे जोर दिया जाता है। तो इन सब के कारण हमारा जो सांस्कृतिक विरासत है वो अन्य देशों की सांस्कृतिक विरासत से भिन्न है। अगर हम बात करें राज्य के संदर्भ में कि एक राज्य से या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, तो आप ये देख लीजिए कि राजस्थान में जहाँ पश्चिमी इलाके हैं वहाँ पे कुछ देवताओं को भगवान मानते हुए उनकी आज भी पूजा आराधना की जाती है। तो वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो संस्कृति है, वो क्या है कि वो जो उनके तेजाजी और अन्य देवता हैं उनका पूजन करना। तो उनकी जो सांस्कृतिक विरासत है वो भिन्न है अपेक्षाकृत उन लोगों की सांस्कृतिक विरासत के जो कि यूपी में रह रहे हैं, या जो कि हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं, या जो कि जम्मू कश्मीर या दक्षिण भारत में रह रहे हैं। तो हर समाज की अपनी एक सांस्कृतिक विरासत होती है, और शिक्षा तंत्र उस सांस्कृतिक विरासत के हस्तांतरण का कार्य करता है। यानी जहाँ जो शिक्षा तंत्र है वो अपने बालकों को उस सांस्कृतिक विरासत को अंगीकार करने के लिए और उस सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देता है। नेक्स्ट जो बात है समाज के संदर्भ में, वो है कि विद्यालय जो है से समाज के द्वारा जो भी दी गई सांस्कृतिक धरोहर है उसको अंगीकार करते हैं, यानी उसे एक्सेप्ट करते हैं, उसका पालना करते हैं, उसका प्रसार करते हैं, यानी कि उसे फैलाते हैं। कहाँ कैसे फैलाते हैं? अपने स्टूडेंट्स के थ्रू समाज में फैलाते हैं।
संरक्षण देते हैं और संप्रेषण के साथ साथ नए मूल्यों का सृजन करते हैं। यानी कि विद्यालय जो संस्थाएं हैं, जो शिक्षा संस्थाएं हैं, वो उनका संरक्षण करेंगी। यानी सांस्कृतिक विरासत उस समाज ने उस शिक्षा तंत्र को प्रदान की है, शिक्षा तंत्र उनका संरक्षण करेगा, यानी उन्हें बनाए रखेगा, और बनाए रखने के साथ साथ वो उनका संप्रेषण करता है, और इस संप्रेषण में वो नए मूल्यों का भी सृजन करता है जो कि समाज के लिए आवश्यक हैं, जो कि समाज में होने चाहिए। जैसे हम बात करें कि अगर हमारा जो समाज है वो आध्यात्मिकता को ज़्यादा बढ़ावा देता है, तो हमारे यहाँ भाषा के प्रयोग के संदर्भ में सावधानियां बरती जाती हैं कि बड़ों से ऐसे बात नहीं करते हैं, छोटों से इस प्रेम पूर्वक बात करी जानी चाहिए। तो जब वो इन सारी बातों को बात करते हैं तो साथ में वो नए मूल्यों के सृजन की भी बात करते हैं। नए मूल्य के सृजन मतलब जैसे हमारे जो बच्चे हैं उनको हमें और किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जिससे कि समाज में होने वाले विघटन से बचा जा सके। तो हम बात करते हैं नैतिक मूल्यों की, हम बात करते हैं पाठ्यसगामी क्रियाओं की। उन पाठ्यसगामी क्रियाओं में हम बात करते हैं इस प्रकार की क्रियाओं की जिससे कि बालक समाज उपयोगी चीज़ों को स्वीकार कर सके, समाज के लिए कार्य कर सके। तो हम क्या कर रहे हैं, शिक्षा के द्वारा वो जो स्थापित सांस्कृतिक मूल्य हैं उनको लेते हुए और नए मूल्यों का भी सृजन करने का प्रयास करते हैं। अब हम बात करें कुछ परिभाषाओं की कि समाज किसे कहते हैं, समाज के संदर्भ में क्या क्या बातें कही गई हैं। सबसे पहली परिभाषा है मैकाइवर तथा पेज की। मैकाइवर तथा पेज कहते हैं कि समाज मानव व्यवहार के नियंत्रण और स्वतंत्रता के बहुत से समूह और उपखंडों की परंपराओं और प्राधिकार तथा परस्पर सहयोग की एक अवस्था है। इस सतत परिवर्तनशील सम्मिश्रण को समाज कहते हैं। तो पहले हम उठाते हैं सतत परिवर्तनशील सम्मिश्रण, यानी कि हमने पहले ही बात करी, सबसे पहले जो हमने विशेषता देखी, हमने क्या कहा कि समाज का स्वरूप गतिशील है, समाज में निरंतर बदलाव होते हैं। तो वही बात कह रहे हैं मैकाइवर कि जो समाज है वो सतत परिवर्तनशील मिश्रण है, यानी चीज़ें जो भी एक समाज में हैं, चाहे वो आर्थिक क्रियाएं हैं, चाहे वो रहन सहन की क्रियाएं हैं, चाहे वो रीति रिवाजों की क्रियाएं हैं, चाहे वो अपने समाज के देवी देवताओं की पूजन की बातें हैं, धार्मिक स्तर पे हैं, इन सब का जो सम्मिश्रण है वो समाज है। अब समाज मानव व्यवहार के नियंत्रण और स्वतंत्रता के बहुत से समूह, यानी कि समाज में क्या होता है, मानव व्यवहार का नियंत्रण किया जाता है। हमें समाज में रहते हुए सिखाया जाता है कि कब किस प्रकार से अपनी बात को रखना चाहिए। तो हमारे व्यवहार पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है और हमें स्वतंत्रता भी प्रदान की जाती है, और हम अपने इस नियंत्रणता को और इस स्वतंत्रता को जो समाज के समूह हैं या समाज के जो लोग हैं और जो उपखंडों की परंपरा, यानी मैंने भी आपको बताया कि हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें या पूर्वी राजस्थान की बात करें, हर जगह की अपनी परंपराएं हैं। तो जो उपखंड है, उपखंड में छोटे छोटे जो इलाके हैं उनमें जो परंपराएं हैं उनमें जो लोगों को अधिकार और कर्तव्य प्राप्त हैं, उनमें जो लोग आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, उन सब का एक मिला जुला रूप ही, यानी उन सब के संदर्भ में जो व्यवहार मनुष्य करता है वो सब समाज के अंतर्गत आते हैं मैकाइवर के अनुसार। नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है आपकी मोरिस जिन्सबर्ग की। मोरिस जिन्सबर्ग कहते हैं कि समाज संबंधों या व्यवहार के ढंग से व्यक्तियों का समूह है। यह उन संबंधों को बनाने वाले या व्यवहार में उनसे भिन्न अन्य लोगों से अलग कार्य करता है। मोरिस जिन्सबर्ग क्या कह रहे हैं कि समाज
जो है वो संबंधों या व्यवहार के ढंग से व्यक्तियों का समूह है। यानी ये बात तो हम पहले कह चुके हैं कि व्यक्तियों का समूह तो होता ही है समाज में, क्योंकि आदमी है, आदमी से परिवार बन रहे हैं, परिवार से खानदान बनते हैं और फिर समुदाय और समाज बनते हैं। तो समाज में व्यक्तियों का समूह है और ये व्यक्तियों का समूह किस प्रकार से कार्य करता है, उनके जो संबंध हैं, उनके जो व्यवहार हैं, उस पर निर्भर करता है। जितना आपस में व्यक्तियों का व्यवहार अच्छा होगा, वो समाज उतना ही सुदृढ़ होगा, सुखद होगा और संपन्न होगा। परंतु जहाँ पे समाज में जो व्यवहार हैं, जो संबंध हैं, वो नकारात्मकता को लिए हुए हैं, तो वहाँ समाज का विघटन होगा। तो जो ये समाज है उसमें जो भी व्यक्ति हैं उनमें आपस में संबंधों का होना और उन संबंधों के तहत व्यवहार का होना आवश्यक है। यह उन संबंधों को बनाने वाले या व्यवहार में उनसे भिन्न अन्य लोगों से अलग कार्य करता है। यानी हर समाज, मैंने आपको पहले बताया था कि हर समाज अपने आप में अलग है। हाँ, हम एक रेखा नहीं खींच पाते, परंतु फिर भी यदि हम कुछ विशेषताओं, यदि हम उनकी क्रियाओं के आधार पे, उनके धार्मिक विश्वासों के आधार पे, उनके रहन सहन के आधार पे, उनके खान पान के आधार पे यदि हम एक डिफरेंस देखते हैं, हम एक अंतर देखते हैं, तो नेचुरल बात है हम ये कहेंगे कि ये समाज उस समाज से भिन्न है। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ऐसे समाज कि जहाँ पे कि नदियाँ हैं, जहाँ पे कि हरियाली है, हरा भरा है, आप ये देखिए वहाँ के समाज का व्यवहार अलग होगा। और जहाँ पे खाने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं गर्म मरुस्थलों का या ठंडे मरुस्थलों का। वहाँ पे क्या होता है कि जो घर ठंडे मरुस्थलों में ही रहता है कि घर का जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है, जब वो 70 के आसपास हो जाता है, तो वो जो ठंड भरी ठंड भरे रातें होती हैं, उनमें वो अपने वस्त्रों को त्याग करके निकल जाता है और इतनी ठंड ज़्यादा होती है कि शरीर उस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो मृत्यु को प्राप्त होता है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समाज में खाने के लिए पर्याप्त चीज़ें नहीं हैं। खेती तो है ही नहीं, क्योंकि आइस रहती है पूरे 12 महीने। खाने के नाम पे जानवर हैं, मछलियाँ हैं, परंतु सर्दियों के समय में क्या होता है कि वो भी बर्फ़ जम जाती है, मछलियाँ भी नहीं मिलती हैं। तो जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो सरवाइव कर सके, उनकी पीढ़ी आगे बढ़ सके, तो वहाँ के समाज में ये परंपरा है। परंतु जहाँ हम बात करें ऐसी जगह की जो मैदानी क्षेत्र हैं, जहाँ पे संपन्नता है, जहाँ पे खाने की कमी नहीं है, वहाँ पे क्या कल्चर है? बड़े बुजुर्गों का आदर करो। आप खाने से पहले उन्हें खाना खिलाइए, उनके साथ सही से व्यवहार कीजिए, उनको घर में आदर दीजिए। क्यों? क्योंकि वहाँ वहाँ पे चीज़ें अलग हैं। वहाँ पे क्या जो परिप्रेक्ष्य है, वहाँ की जो विचार हैं, वो सब भिन्न हैं। और इस भिन्नता का आधार कुछ भी हो, परंतु हर समाज अपने आप में दूसरे समाज से भिन्न होता है और इसी आधार पे हम एक समाज को दूसरे समाज से अलग करके देखते हैं। तो यही बात मॉरिस जिन्सबर्ग कह रहे हैं और यही बात लगभग इन्होंने भी कही है, आपके मैकआइवर ने, कि समाज में क्या है कि व्यवहार है, चाहे उस व्यवहार के नियंत्रण कह लीजिए, स्वतंत्रता कह लीजिए, उसके उपखंडों में जो परंपराएं हैं उनके संदर्भ में बात कर लीजिए, अधिकारों के संदर्भ में बात कर लीजिए। मतलब कुल मिला के बात यह है कि हर एक समाज में अपनी तरह की परंपराएं हैं, अपने तरह के अधिकार हैं और अपने तरह से व्यवहार करता है। और यही बात मॉरिस जिन्सबर्ग ने कही है। मॉरिस जिन्सबर्ग ने बहुत साधारण शब्दों में कही है और मैकआइवर जी की परिभाषा में थोड़े से क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट जो आपकी परिभाषा है वो है लेपियर महोदय की। लेपियर महोदय कह रहे हैं कि समाज शब्द लोगों को, समूह को नहीं, मतलब यहाँ पे जो नेगेटिव शब्द है नहीं, वो पॉजिटिव में है, मतलब लोगों के समूह को ही कहा जाता है। उसने कहा पर इसमें सिर्फ समूह की बात नहीं होगी, बल्कि उनके मध्य और उनमें होने वाली अंतर्क्रियाओं के मिश्रित स्वरूप की व्यवस्था का संदर्भ देता है।
यानी समाज में जो लोगों का समूह है उनके मध्य और उनमें होने वाली अंतर्क्रिया, यानी कि जो उस समूह के सदस्य हैं उनके आपस में, उनके एक दूसरे के बीच में, और मिश्रित स्वरूप की व्यवस्था, यानी कि आपस में इस रूप में कि हम ये नहीं कह सकते कि ये मैंने दिया आपने ये लिया, एक मिश्रित स्वरूप, एक कॉम्प्लिकेटेड रूप में हम इंटरेक्शन करते हैं। तो उस मिश्रित स्वरूप की जो व्यवस्था है उसे समाज कहते हैं। लेपियर महोदय ने जो परिभाषा दी है उसमें उन्होंने अंतरक्रिया शब्द के द्वारा वो सारी क्रियाओं को शामिल करने का प्रयास किया है जो कि आर्थिक क्रियाएं, जो कि एक दूसरे पे अंतर्निर्भरता की क्रियाएं एक समाज में होती हैं, जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एक आदमी जो जूते बनाने का काम करता है, दूसरा आदमी सफाई का काम करता है, तीसरा आदमी अन्न उपजाने का काम करता है, तो सब मिल कर के उस जो व्यवस्था है उसको बनाने के लिए आपस में जो क्रियाएं कर रहे हैं वो ही समाज कहलाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ परिभाषाएं और हैं, जैसे कि एडम स्मिथ ने कहा है, मनुष्य ने पारस्परिक लाभ के निमित्त जो कृत्रिम उपाय किया है वह समाज है। यानी कहीं ना कहीं ये जो समाज की व्यवस्था है, एडम स्मिथ बताना चाहते हैं कि ये मनुष्य ने खुद ने बनाई है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है, ये भगवान के द्वारा नहीं बनाए गए, भगवान ने तो सिर्फ मनुष्य को बनाया है, परंतु मनुष्य ने अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए क्या किया है, एक कृत्रिम उपाय किया है, और ये जो कृत्रिम उपाय किया है यही समाज है। क्योंकि अभी मैंने जैसे लेपियर महोदय की परिभाषा में आपको बताया कि एक व्यक्ति खेती करेगा, एक व्यक्ति सफाई करेगा, एक व्यक्ति जूते का काम करेगा, एक व्यक्ति राज्य करने का काम करेगा, एक व्यक्ति सेना में जाकर के देश की सुरक्षा का काम करेगा। तो क्या किया गया, मनुष्य ने अपने लाभ के लिए एक उपाय किया, और उसने ये उस उपाय में ये किया कि उसके आसपास जो लोग हैं उन सबको एक साथ रहने के लिए प्रेरित किया, जिससे कि उनके जो छोटे छोटे लाभ हैं वो पूर्ण हो सके। क्योंकि एक आदमी अपने आप में संपूर्ण कार्य नहीं कर सकता। एक आदमी चाहे कि वो कपड़े भी बना ले, जूते भी बना ले, वो अपने आप अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी कर ले या अपने बच्चों की कर ले, तो ये संभव नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें एक दूसरे पर निर्भर होना है। तो यही जो व्यवस्था है ये समाज है एडम स्मिथ के अनुसार। डॉक्टर जेम्स के अनुसार मनुष्य के शांतिपूर्ण संबंधों की व्यवस्था का नाम समाज है। यानी मनुष्य जब एक व्यवस्था, मनुष्य जो भी उसके जो संबंध है उस संबंधों में जब वो शांतिपूर्ण रूप से अपने आसपास के माहौल को रखना चाहता है, तो एक उस शांतिपूर्ण माहौल के लिए वो जो भी कार्य कर रहा है वो सारा समाज के अंतर्गत आएगा। प्रोफेसर गिडिंग्स के अनुसार समाज स्वयं एक संघ है। यह एक संगठन है और व्यवहारों का योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित है। समाज एक संघ है। समाज एक संघ मतलब सभी लोगों का एक साथ मिलकर के रहना, ठीक है, संगठन के रूप में संघ है, ठीक है। यह एक संगठन है। नेचुरल बात है कि जब सभी लोग मिलके रह रहे हैं तो संगठन बन ही गया। और व्यवहारों का योग है, यानी एक दूसरे से व्यवहार करते हैं जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित हैं। लगभग वही बात है जो मॉरिस जिन्सबर्ग ने कही है, लेपियर महोदय ने कही है, वही बात गिडिंग्स महोदय ने कही है। मैं कई बार की एक और परिभाषा है, समाज का अर्थ मानव द्वारा स्थापित ऐसे संबंधों से है जिन्हें स्थापित करने के लिए उसे विवश होना पड़ता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो समाज में नहीं रहना चाहता है, या उसको समाज की परंपराएं, उसको समाज की अवस्थाएं या समाज में होने वाली क्रियाएं नहीं समझ में आती हैं, परंतु बावजूद इसके
उसे विवश होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो उस समाज से कट के जाएगा कहाँ? अगर वो समाज से अपने आप को काटता है तो उसका समाज बहिष्कार करता है। ऐसा व्यक्ति जहाँ भी जाएगा उसे निंदा का पात्र होना पड़ेगा। और मनुष्य होने के नाते हम सब में एक जो कमी है वो ये है कि हम में से कोई भी अपनी निंदा नहीं सुनना चाहता। हम सब चाहते हैं कि हमारी तारीफ हो, हम सब चाहते हैं कि हम आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करें, हम सब चाहते हैं कि हम आपस में सही से रहें। तो जब हम सब ये सारी चीज़ें चाहते हैं तो हमें विवश होकर के समाज के द्वारा स्थापित की गई मान्यताओं को मानना पड़ता है, हमें समाज के द्वारा स्थापित की गई संबंधों को मानना होता है। और इन मान्यताओं और इन संबंधों को मानने का ही नाम समाज है। तो बच्चों, ये थे कुछ अर्थ और परिभाषाएं। कल हम बात करेंगे समाज की प्रकृति और अन्य विषयों पर। थैंक यू।